आज का जो टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन द आरबीआई, और उससे रिलेटेड जितने भी आपको बैंकिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, आप मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो आप समझ नहीं पाएंगे, और ऐसा कोई नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अगर आपने क्या पता थोड़ा सा आपको रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट इतना ही पता हो, तो ऐसे बहुत सारे और भी ऑपरेशन होते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, मॉरल सुसेशन होता है, और भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं जो आरबीआई अडॉप्ट करता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन चेक, टू कंट्रोल द बैंक्स। तो ऐसे क्या चीजें होती हैं वो सब हम समझेंगे, आपके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, और उससे हमारी और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट की होती है फिजिकल पॉलिसी। गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लाती है? गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी होती है। फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या आता है? टैक्स आता है, सब्सिडी आती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है। ये सब चीजें अपने को देखने को मिलती हैं यहाँ पे, जो कि फिजिकल पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब आरबीआई कैसे इन्वॉल्व है भैया? आरबीआई यहाँ पे अपनी लाता है मॉनेटरी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी आरबीआई लाता है? आरबीआई लाता है मॉनेटरी पॉलिसी। बात आप दिमाग में रखेंगे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है और गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी होती है। देखिए दोनों में हमेशा से टसल चलता है। वैसे एक बात बता दो, दोनों का काम है इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करना, ग्रोथ को दिमाग में रखना। ये दोनों का टारगेट साथ में चलता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे दोनों अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों का पर्पस वही है कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है और ग्रोथ को प्रमोट करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पस भी वही है। क्या करेंगे भाई? टू प्रमोट द, ये सब लिखते रहिए। ये सब तो आपको लगता होगा ना ये सब तो बकवास बातें, अरे यार जब क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस पे आता है तब तो ये सब पॉइंट्स दिमाग में रहने चाहिए हमें। टू प्रमोट द ग्रोथ, बिल्कुल ग्रोथ को प्रमोट करना है हमारे इकोनॉमी में। और क्या करना है? करेंसी को स्टेबल करके रखना है। जब हम देखते हैं ना कि आज 87 हो गया, कभी 90 हो गया डॉलर के मुकाबले, जब हम कंपेयर करते हैं, तो आरबीआई चाहता है कि यार एक ही कोई तो भी रहे, ऐसे रोज चेंज ना हो। ठीक है, रोज चेंज ना हो, अगर 80 है तो 80 रहे, वो आरबीआई के लिए ठीक रहता है। तो स्टेबल करेंसी रहे। ठीक है, उसके साथ प्राइजेस को स्टेब्लिश, मतलब एक स्टेबलाइज करना है, मतलब एक ही प्राइस अगर बेस रहे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आरबीआई चाहता है, करेंसी मेंटेन करना बेसिकली कहने का मतलब है। तो ये हमारा आरबीआई का टारगेट होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी के थ्रू क्या करती है भैया? गवर्नमेंट पंप कर देती है मार्केट में पैसा, गवर्नमेंट स्कीम ला देती है, गवर्नमेंट यहाँ पे दुनिया भर के डेवलपमेंट प्लान ला देती है, और गवर्नमेंट का काम है वो सब करना। तो वहां पे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे घुमाना है, कैसे चेंज करना है, टाइट करना है या फिर लूज करना है, ये यहाँ पे आरबीआई डिसाइड करेगा। कि बैंक मतलब बैंकों को कैसे कंट्रोल करना है, कि लोन कब ज्यादा दे कब कम दे, ये सब चीजें आरबीआई यहाँ पे ध्यान देगा। ये आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। ये तो बात होगी, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे ये सब चीजें। अब बोलेंगे ये सब तो बात है हमें पता है, हमें अब को काम की बात हो तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन देखिए, एक आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किसकी है? तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको बता दिया मैंने की है भाई हमारे आरबीआई की। अब उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि उसके मेंबर कौन होते हैं। तो उसके मेंबर होते हैं 6, उसके 12 मेंबर नहीं होते, उसके 6 मेंबर होते हैं। क्यों बोल रहा हूं 12? क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई मॉनेटरी जो कमिटी है उसके अंदर 12 मेंबर होते हैं, नहीं उसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। कौन होता है भैया? सबसे ऊपर होता है भाई आरबीआई का गवर्नर। ठीक है, उसके बाद कौन होता है? डिप्टी गवर्नर। और फिर यहां पे एक और ऑफिसर होता है, वन मोर ऑफिसर, जो कि यहां पे आरबीआई का होता है। और 3 तो हो गए आरबीआई के लोग, और 3 होते हैं गवर्नमेंट के साइड से। कितने साइड से होते हैं? 3 होते हैं यहां पे गवर्नमेंट के साइड से। ओके, अब यहां पे बात करते हैं कि आरबीआई गवर्नर के यहां पे कास्टिंग वोट होता है, और आरबीआई गवर्नर ही इसका चेयरमैन होता है। ऑफ कोर्स ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है आपका कि आरबीआई गवर्नर ही इसका चेयरमैन होगा। 6 मेंबर्स कमिटी है, आरबीआई गवर्नर इसका चेयरमैन होगा, और आरबीआई गवर्नर का यहाँ पे कास्टिंग वोट होगा। क्योंकि अगर 3:3 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 6 लोग हैं ना, 3 लोग गवर्नमेंट के साइड से, 3 यहाँ पे आरबीआई की साइड से, आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, वन मोर ऑफिसर ऑफ द आरबीआई। तो 3:3 अगर हो जाता है तो वहां पे कास्टिंग वोट आरबीआई गवर्नर का होता है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं। अच्छा, जो एमपीसी के डिसीजन होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के, वो डिसीजन यहाँ पे बाइंडिंग होते हैं आरबीआई के ऊपर। मतलब कहने का मतलब उसी हिसाब से वो लोग काम करते हैं, वही उनके लिए बेंचमार्क तय किया जाता है कि भाई कैसे इंटरेस्ट रेट रखा जाएगा। तो दैट्स वाई आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी है जो डिसीजन लेती है, दैट इज फुल एंड फाइनल। उस बात को आप दिमाग में रखेंगे। समझ में आएगी बात? अच्छा, एक और बात, अभी देखो बताने वाली चीज नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, बट बता देता हूं आपको मैं। जो 3 लोग यहाँ पे रहते हैं ना, जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है 3 लोगों को, उनके टेन्योर होता है 4 साल का।
उनका टेन्योर कितना होता है? 4 साल का होता है। अच्छा, और कितने लोग होने चाहिए मिनिमम मीटिंग करने के लिए? मिनिमम 4 लोग होने चाहिए, तभी जाके मीटिंग कंडक्ट होगी, अदरवाइज मीटिंग कंडक्ट नहीं होगी। और कभी कभी भी पूछ लेते हैं, देखो ये बहुत फालतू क्वेश्चन वैसे, वो 4 साल का इनका टेन्योर होता है, 4 लोग मिनिमम चाहिए तभी जाके कम मीटिंग होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती है, अदरवाइज हो ही नहीं सकती है। और एक मेंबर का भाई वोट कितना होता है? 1 ही वोट होता है। ये सब बहुत बेसिक जानकारी है, बट पता होना चाहिए। और कभी कभी पूछ लेते हैं कि कोरम पूछते हैं, कोरम जो आपको होता है ना, मिनिमम 4 लोग चाहिए, उसी को कोरम कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इनकी मीटिंग जनरली कितनी बार होती है? देखिए वैसे तो बाई मंथली लोग मीटिंग करते हैं। अभी बाई मंथली मतलब हर 2 महीने में इनकी मीटिंग होती है वैसे तो। चलिए, इसके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा मेरे को नहीं लगता, बट ये इंपॉर्टेंट है कि कितने मेंबर्स होते हैं, किसका कास्टिंग वोट होता है, ये बहुत जरूरी है। और ये काफी ऑथोरिटेटिव बॉडी, ऑथोरिटेटिव मतलब सॉरी, इस बॉडी का काफी अपने आप में वैल्यू है, एक बेंचमार्क तय करती है, ठीक है। जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, यही कमिटी डिसाइड करती है। जब सुनते हो ना, कभी कभी आपने सुना होगा कि आरबीआई ने न्यूट्रल स्टांस रखा है, तो आरबीआई जब न्यूट्रल स्टांस रखता है तो उसका मतलब समझते हो कि आरबीआई ने वही पॉलिसी को एक्सेप्ट, मतलब जो पॉलिसी पहले चली आ रही थी, रेपो रेट में अंदर कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। आरबीआई ने टाइट मनी पॉलिसी अडॉप्ट की, इसका मतलब उसने रेपो रेट बढ़ा दिया है। ये सब चीजें समझना पड़ेगा, जब आपको क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत आसानी से चीज को समझ पाओगे आप। चलिए, ये तो हो गया आपका आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। अब बात करते हैं कि आरबीआई के टूल्स क्या हैं। अब मैं ये सब बता लूंगा तभी क्वेश्चन पे आऊंगा, अदरवाइज क्वेश्चन पे आने का कोई मतलब नहीं है। फिर क्वेश्चन पे भी समझाना ही है मेरे को, उससे पहले ही समझा लूं मैं। चलिए, अब यहां पे बात करते हैं हम लोग कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो क्या है, आरबीआई किस तरह से मैनेज करता है। तो देखिए 2 टूल है उनके। कौन से 2 टूल है भैया? एक है क्वांटिटेटिव टूल। कौन से टूल? क्वांटिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल होते हैं। एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल। एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल। तो यहां पे पहले मैं क्वालिटेटिव टूल समझा देता हूं। क्वांटिटेटिव टूल तो क्या पता, बहुत लंबा टाइम लेगा, मुझे पता है। देखो, इसको क्वालिटेटिव टूल की बात करते हैं, पहला लिखो यहां पे। इसको बोलते हैं क्रेडिट रेशनिंग। क्या बोलते हैं भैया? क्रेडिट रेशनिंग। अब तुम बोलोगे भाई लिखवा तो दे रहे हो, जरा हमें समझा भी दो। देखो, क्रेडिट रेशनिंग क्या होता है कि यहां पे आरबीआई अपना रेगुलेशन लाता है, आरबीआई नोटिस खेलता है बैंकों के साथ। आरबीआई रेगुलेशन लाता है कि देखो, तुम्हें जो 40% है ना लोन, वो एग्रीकल्चर के लिए देना है। तो बैंक बोलेगा, अगर देखो सोच के देखो, अगर बैंकों को बोला ना जाए ना कि भाई तेरे को 40% लोन देना है एग्रीकल्चर के लिए, बैंक कभी ना दे। बैंक को रेगुलेट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि तुम्हें पैसा कहां कितना देना है। समझ में आ गई बात तुम्हें? क्योंकि बैंक तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए बना है यार। बैंक बोलेगा मैं क्यों दूं, आरबीआई बोलेगा अच्छा नहीं देगा, चलो देखते हैं तुम कैसे नहीं देगा। तो जब बैंक उनकी बात नहीं मानते हैं तो आरबीआई क्या बोलता है? आरबीआई उन्हें एडवाइस करता है, बुलाता है, बोले आओ बाबू, आओ बैठते हैं जरा टेबल पे, आओ बात करते हैं। तो उन्हें मॉरल सुसेशन करता है। क्या करता है? मॉरल सुसेशन। थोड़ा प्यार से नोटिस भेजेगा, अरे सुन लो बतिया हमारी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मॉरल सुसेशन। ये भी एक दूसरा टूल है। जो क्वालिटेटिव टूल की बात कर रहा हूं ना, ये पहला टूल है क्रेडिट रेशनिंग। जब इसकी बात नहीं मानते हैं लोग तो बोलते हैं, प्यार से नोटिस भेजते हैं, अरे भैया मान लो हमारी बात है, और जरा तुमको बोला है इधर उधर पैसा जहां लोन में भेजो ना, तुम एग्रीकल्चर में डालो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में डालो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में डालो, काहे नहीं मान रहे हो तुम? तो प्यार से। जब नहीं मानते हैं तब क्या करता है? चलो आ जाओ, नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट एक्शन करेंगे अभी हम लोग। तीसरा क्या होगा? डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन कैसे होता है? फाइन लगाओ इस पे। समझ में आ गई बात? इसका लाइसेंस रद्द करो, या निर्मला ताई को बुलाओ, निर्मला ताई को फोन करो। मतलब समझ में आ रही है आपको? डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या होगा कि भाई आपका लाइसेंस रद्द करने तक आरबीआई कैंसिल कर देता है। हमें देखने को मिलता है ना, हम सुनते हैं ना, आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया, यही होता है डायरेक्ट एक्शन। तो अब समझ में आ रहा है क्वालिटेटिव टूल आपको एक रिलेटेड है एक दूसरे से। जब आप आरबीआई के गाइडलाइंस को नहीं मानोगे तो आरबीआई यहां पे डायरेक्ट एक्शन लेगा, लेकिन डायरेक्ट एक्शन से पहले क्या करेगा? आपको प्यार से समझाएगा, मुन्ना भैया ये सब बोल के समझाएगा तुम्हें। तो दैट इज कॉल्ड मॉरल सुसेशन। नोटिस भेजेगा, नोटिस खेल लेते हैं, और पहला करेगा क्रेडिट रेशनिंग, बताएगा कि आपको कहां कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, इस सब चीजों के ऊपर। क्योंकि बैंक जनरली चाहते हैं कि भाई उस सब जाके नीरव मोदी को दे दे, सब जाके माल्या को देते हैं। मतलब उनको है ना कि जितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, अंबानी भाई आएंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे। भाई अरे भाई सब अंबानी ही लेके जाएगा पैसा, तो बाकी इंसान कहां लेंगे? फार्मर को कौन देगा लोन? इसलिए ये सब चीजों को ध्यान में। अब ये आरबीआई भी क्यों करता है? भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी में है। गवर्नमेंट जब स्कीम लाती है तो स्कीम में ऐसा लिखती है कि इतना % हम आपको लोन देंगे, इसके थ्रू स्टार्टअप लोन देंगे, ये करेंगे, फलाना ठिकाना सब बोलती है ना, तो यही तो करना पड़ता है फिर आरबीआई को। समझ में आ गई बात? अब फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कैसे थोड़ा इंटर रिलेटेड हो जाती है। चलिए, अब तो ये सब चीजें तो हो गई। अब यहां पे एक और चीज, चौथी चीज,
चार यहाँ पे क्वालिटेटिव टूल है, चारों समझ लो, चारों बहुत आसान है। क्वांटिटेटिव टूल तो मुझे पता है, तुम भरोसा करते हो, तुमने रट्टा मार रखा होगा। चलो चौथा, चौथा क्या भैया, वेरिएशन इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्या बोला मैंने, वेरिएशन इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अच्छा ये कैसे, ये क्या चीज है भैया, ये बता दो हमें। देखो क्या होता है, तुम 10 लाख का कार लोन ले लो, कितने लाख का, 10 लाख का तुम्हारा कार लोन है, तो उसके अंदर क्या करेगी भाई, मतलब यहाँ पे गाइडलाइंस कैसे आएंगे आपके लिए कि आप 8 लाख दे दो, 8 लाख आप डाउन पेमेंट कर दो, सॉरी 8 लाख आप लोन ले लो और 2 लाख का आपका डाउन पेमेंट कर दो। कभी कभी ऐसा होगा कि लग रहा है कि नहीं यार, मार्केट में बहुत पैसा चल रहा है, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, एक काम करो 5 लाख का इन्हें लोन मतलब हम देंगे और 5 लाख का डाउन पेमेंट करेंगे, ठीक है, वजह से लोगों के हाथ से पैसा निकलवा लिया जाए तुरंत, ठीक है। ये सब मेथडोलॉजी यहाँ पे होती है, मतलब मार्जिनल रिक्वायरमेंट में चेंजेस किए जा रहे हैं। आप देखते हो ना, सुनते होगे कि यहाँ पे डाउन पेमेंट कितना कर रहे हो, कितना लोन ले रहे हो, ये सब मैकेनिज्म यहाँ पे लाया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको, मार्जिनल वेरिएशन, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द क्वालिटेटिव टूल दैट आरबीआई अडॉप्टेड, ओके, जो बैंकों को बताता है। तो अब ये किया क्यों जाता है, क्वेश्चन तो दिमाग में आना चाहिए, किया क्यों जाता है। देखिए ये लोगों का ना कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। लोगों में जो होता है ना, कभी कभी लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता, तो आप देखते हो ना दिवाली धमाका, ये बैंक आपको लोन दे रहा है 5% पे, इतने परसेंट पे, ये सब देखने को मिलता होगा ना आपको, ऐसे एडवर्टीजमेंट बड़े बड़े देखते हो, बंधन बैंक आपको दे रहा है 6% का लोन, होम लोन लीजिए। ये क्या है, इस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। देखो जब आपकी यहाँ पे आपकी इकोनॉमी में जब कंजम्पशन बढ़ेगा ही नहीं, तो कैसे डिमांड की ग्रो होगी भाई। डिमांड तब होगा ना जब कंजम्पशन पैसा लोगों के हाथ में आएगा, लोग और चाहिए, जब तभी तो आप मतलब डिमांड बढ़ेगा, तभी तो हम सप्लाई की बात करेंगे। सब डिमांड सप्लाई पे ही भैया, पूरा इकोनॉमिक डिमांड सप्लाई पे चलती है। तो यहाँ पे इसी चीज को मतलब एक तरह से लोगों के हाथ में पैसा दो तो लोग क्या करेंगे भाई, और लो, यही सब चीजें यहाँ पे समझ में आ गई बात। कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, इस सब चीजों में अट्रैक्शन एक तरह से दिया जाता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज तुम्हें बताना चाहता हूं, तुमने कभी सोचा होगा कि आरबीआई क्या, यहाँ पे तुम बोलते हो ना बैंक तुम्हारा नोट फट गया है, ठीक है, नोट फट गया ना, म्यूटिलेटेड नोट्स होते हैं, फटे पुराने नोट्स होते हैं, और तुम जाते बैंक में, एसबीआई बदल दो इसको, आरबीआई बदल दो इसको, तुम करते होगे कभी कभी, मैंने तो किया है, एसबीआई में गया था एक बार बदलने के, ओ भैया बदलो इसको, तो बोलता है इसका 5 रुपया दूंगा, 10 रुपए के नोट थे, मैंने कहा दोगे, हमको पूरा 10 रुपए चाहिए। बोलता है जाओ मार्केट में चला लो, मतलब ठीक है 5 दे दो। तो बोलता है ऐसा थपरा दे, थपरा तुमको मारेगा ना। बोला एक तो हमारी तुमको मतलब ग्रेस है, विद ग्रेस ऑफ गॉड हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ये उनको मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हें पैसा वो रिटर्न करेगा, फटा पुराना नोट है, पहली बात तो ये दिमाग में रखना। इट्स नॉट अ लीगल ड्यूटी ऑफ आरबीआई। कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं क्या तुम फटा पुराना नोट लेके जाओगे और तुमको उसका रिटर्न मिलेगा क्या, नहीं, इट्स नॉट अ लीगल ड्यूटी ऑफ द बैंक और द आरबीआई, ठीक है, ये लीगल ड्यूटी नहीं है, ये ग्रेस, बाय द ग्रेस ऑफ द आरबीआई, और बैंक जो दे रहा है तो तुमको दे रहा है। मैंने तो एक्सपीरियंस खुद पर्सनली किया है, मतलब ठीक है 5 ही दे दो, ठीक है, आधी फटी नोट थी यार पापा ने बोला था लेके जा, कुछ तो दे ही देंगे, मुझे लगा था लेके मैं तो 10 का 10 लेके आऊंगा, बट चलो कोई बात नहीं, आई स्टिल रिमेंबर दैट इंसिडेंट, ओके। चलो अभी तो हो गया, हमने क्वालिटेटिव टूल देख लिया, क्या देखा, क्रेडिट रैशनिंग देखा, मॉरल एसोसिएशन देखा, डायरेक्ट एक्शन देखा, और वेरिएशन इन द मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये 4 यहाँ पे क्वालिटेटिव टूल है, ये मॉनेटरी पॉलिसी ही डिसाइड करती है। चलिए अब बात कर रहे हैं इनके क्वांटिटेटिव क्या है, क्योंकि तुमको इंतजार रहा होगा ना भाई कि ये सब तो हम क्या पता है, पहली बार सुन रहे हो, हमें नहीं पता, लेकिन जो हमने सुना वो बताओ भाई, हमने भी तो कुछ जाना है, तुम जैसे जानते क्या हो, बताओ तुमको, तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो यार सीआरआर, तुम जानते हो, तुमने बहुत सुना है सीआरआर, दूसरा सुना है तुमने एसएलआर। चलो पहले यही दोनों समझा देता हूं, सीआरआर और एसएलआर क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पता तुम्हारी ज्यादा समझ हो तो तुम रुकोगे नहीं, तुम अभी बढ़ाओगे, बोले फटाफट बढ़ाओ, हम तो जानते हैं, रुक जाओ जरा मुन्ना, रुक जाओ, समझ लो जरा। देखो सीआरआर क्या होता है भाई, तुमको लगी है नौकरी 1000 रुपए की, तुमको लगी है नौकरी 1000 रुपए की, ठीक है, तो तुम्हारे पापा क्या बोले, ओ नए लड़के 1000 रुपए की नौकरी लगी है ना, तो हमको 200 जमा कर दो सीधा। तुम लोग कहाँ है पापा, बोले नहीं जमा करो, हमें बस पता है तुम जो बाहर जाके हवाबाजी करोगे ना, उससे अच्छा 200 जमा करो मेरे पास। तो तुमने कर दिया 200 जमा, बोले ठीक है 200 तो आप बोलते हो, आप बड़े हो घर के, आप जैसा चाहो आप बोलो, नहीं तो घर से निकाल दोगे तुम हमें। बोले हाँ निकाल तो देंगे। तो 200 तुमने जमा कर दिया। बोले 200, बोले किस में, आपको यूपीआई कर दूं? बोले नहीं कैश में चाहिए 200। तो तुमने 200 क्या कर दिया, तुम्हारे पापा को कैश में रख दिया।
ये देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूं, तुम ये मत रखना कि 220% की बात कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज होते रहते हैं, ये परसेंटेज के ऊपर आपको दिमाग में नहीं रखना है कि कितने परसेंट आरबीआई करता है, बस समझो कि है क्या चीज हो, ठीक है। कभी कभी यहीं पे क्वेश्चन ट्विस्ट होता है। तो देखो इसको यहां पे जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, किस में क्या टर्म है, कैश रिजर्व रेशियो। तो तुमने 200 रुपए तुम्हारे पापा जी के पास रख दिया, किस में रखा, कैश में रखा। समझ में आ गई बात। अब तुम्हारे पास कितने बचे भैया, 800 बचे। अब तुमको हवाबाजी करने के लिए 800 बचे। तो बोले अच्छा हमको दिए, मम्मी को नहीं दोगे? बोले ठीक है, मम्मी को कितने दो, मम्मी को 40% दो तुम्हारा। बोले 40% मतलब 1000 का 40% ना? बोले हाँ 400 उनको दे दो। बोले 400 मम्मी को 400? बोले हाँ 400। तो यार मम्मी को 400 मतलब कैसे चलेगा? ठीक है, तो मैं समझने के लिए बता रहा हूं यहाँ पे, मम्मी यहाँ पे कभी कभी मम्मी समझाने के लिए दे रहा हूं मैं। देखो तो मम्मी को तुम कैसे करोगे भैया? बोले मम्मी को हम सोना चांदी कुछ खरीद के दे दे 400 का। बोले देखो ठीक है, मम्मी को सोना चांदी पसंद भी है, कंगन उंगन बना के दे दो कुछ 400 का। तो इसका मतलब क्या मैं गोल्ड में रख सकता हूँ? हाँ, तुम वो पैसा गोल्ड में रख सकते हो, ठीक है। क्या कुछ बॉन्ड पेपर कुछ गवर्नमेंट का कुछ खरीद सकते हैं? बिल्कुल वो भी खरीद सकते हैं, ठीक है, उससे भी रख सकते हैं। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद सकते हैं? हाँ, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 400 रुपए जो आप रख रहे हो, एक्चुअली ये 400 रुपए मम्मी के पास एग्जांपल के तौर पे समझाया, ये 400 रुपए बेसिकली खुद के पास रखे जाते हैं, मतलब बैंक अपने पास ही रखता है। लेकिन किस फॉर्म में रखता है? अब बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक को ऐसा बोला गया है कि आपको रखने तो हैं, लेकिन आप चाहो तो गोल्ड में रखो, आप चाहो तो कैश में रखो, आप चाहो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखो, लेकिन आपको रखने हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो बैंक जनरली क्या करता है कि बोले ये तो हमारा 200 रुपए वैसे भी आरबीआई के पास फंसा हुआ है। कल आपको याद करिए, कल जब हम लोग पढ़ा रहा था ना M0 में क्या था, डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, यही वो सीआरआर की बात कर रहा था उस टाइम पे। मैं रिलेट करिए अभी चीजों को। अब देखिए यहां पे बात कर रहा था कि एसएलआर क्या होता है। एसएलआर इज दैट मनी दैट बैंक कीप विथ इटसेल्फ। बैंक किसके पास रखेगा? खुद के पास रखेगा। किस फॉर्म में रखेगा? चाहे तो गोल्ड में भी रख सकता है, चाहे तो बॉन्ड में भी रख सकता है, चाहे तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद के रख सकता है, ठीक है, चाहे तो वो उसको कैश में भी रख सकता है। सिंपल सी बात है, किसी भी फॉर्म में होना चाहिए बैंक के पास। लेकिन जनरली यहां पे बैंक क्या करता है, बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीद लेता है। यहां पे एक और टर्म है, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट लोन्स होते हैं ना, उसमें गवर्नमेंट को डायरेक्टली लोन दे देता हो इसके थ्रू। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको, आई थिंक आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा था कि जब देखिए गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक्स, अगर गवर्नमेंट को कमर्शियल बैंक से पैसा लेना है तो किस तरीके से ले सकता है, वो कहां से निकाल के दे सकता है? तो पहली बात तो सीआरआर से तो वैसे भी निकाल के नहीं दे सकता, क्योंकि सीआरआर वाला पैसा तो अपने आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। वो कहां से दे सकता? वो एसएलआर में से दे सकता। हाँ, एसएलआर में से वो दे सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट के ही डेवलपमेंट फंड में लगा रहा है ना वो। और गवर्नमेंट के डेवलपमेंट फंड में अगर लगाएगा तो गवर्नमेंट का डेवलपमेंट फंड सबसे सिक्योर होता है, सबसे सिक्योर होता है गवर्नमेंट का डेवलपमेंट। पता है कि गवर्नमेंट से तो रिटर्न आना ही है। तो बैंक सोचता है कि पैसा जो 400 की बात हो रही है यहाँ पे, ये 400 की कुछ तो इनकम भी तो कमाया जाए। 400 रखे रखे क्या पड़ेंगे, हमारे पास कैश में रख के अगर रख लेंगे तो कुछ मिलेगा हमें? कुछ नहीं मिलेगा। तो होपफुली आपको चीज समझे होगी। अब हाँ, क्वेश्चन ये था कि गवर्नमेंट कभी कभी ना एक रिलेशन, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया मुझे याद है, आपको दिख जाएगा वैसे इसके अंदर, कि अगर गवर्नमेंट को डायरेक्ट पैसा लेना है तो गवर्नमेंट एसएलआर के थ्रू ले सकती है, मतलब बैंक एसएलआर के थ्रू दे सकते हैं। यस, बैंक एसएलआर के अंडर दे सकते हैं उसको, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सीआरआर और एसएलआर के थ्रू मैनेज कैसे करते हैं। बेसिकली पर्पस तो ये है ना कि यहाँ पे पैसे का क्या बोलते हैं, मार्केट में कितना पैसा जाएगा, कितना निकाला जाएगा, यही सब चीज तो मैनेज करना है। तो कैसे करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। अब सुनिए, सीआरआर, पहले सीआरआर से समझते हैं। अच्छा, सीआरआर पहले कितना था? 200 रुपए। तो 200 रुपए पापा ने आपसे ले लिए थे ना, याद रखो, उससे याद रखो। अब आपको 200 रुपए ले लिए पापा ने, तो अब जो 200 रुपए लिए तो आपके हाथ में 800 बचा। अगर 200 का 300 कर देंगे तो आपके हाथ में 700 बचेगा। तो मुझे बताओ कि कौन से केस में तुम ज्यादा पैसा उड़ाओगे? तुम इस केस में ज्यादा पैसा उड़ाओगे ना। तो जब इस केस में ज्यादा पैसा उड़ाओगे तो मतलब कहने का मतलब तुम्हारे हाथ में ज्यादा पैसा, सिंपल सी बात है। और जब आरबीआई को लगता है कि भाई लोगों के हाथ से पैसा लेना है, लोगों के हाथ से पैसा वापस लेना है, तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, आरबीआई क्या करती है, सीआरआर का भाव बढ़ा देती है। सीआरआर का भाव बढ़ा देगी मतलब कहने का मतलब क्या, सीआरआर की परसेंटेज बढ़ा देगी। ठीक है, बैंक को बोलेगी तुम और पैसा हमारे पास दो। क्योंकि देखो सुनो, अगर सीआरआर यहाँ पे अगर ज्यादा होगा, सीआरआर अगर बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक के पास क्या होगा, बैंक के पास कम पैसा रहेगा। बैंक के पास जब कम पैसा रहेगा तो बैंक क्या करेगा, लेस इन्वेस्टमेंट करेगा। अब लेस इन्वेस्टमेंट करेगा तो लोगों के हाथ में लेस मनी जाएगा। जब लेस मनी जाएगा तो अगेन क्या होगा,
कंजम्पशन थोड़ा रुकेगा और उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। सो होपफुली रिलेशन समझ में आ रहा होगा। अच्छा, सीआरआर किस चीज का होता है ये बता दो। इट इज द रेशियो ऑफ द इट इज अ रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट जेट एंड टाइम। ये भी होता है कि अपना टाइम प्लस डिमांड दोनों, दो टाइप के डिपॉजिट होते हैं, होपफुली आपको पता हो। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अदर दुनिया भर की जो स्कीम में आप 5 साल 10 साल के लिए पैसा डालते हैं वो टाइम डिपॉजिट के अंदर जाता है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो कभी भी आप जाके पैसा डाल के निकाल लो, जो सेविंग आपका होता है, सेविंग अकाउंट होता है। तो इन दोनों का सम होता है, उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज होता है सीआरआर, जो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अब यहाँ पे ये भी करके पूछ लेते हैं, इसलिए बता दिया मैंने। चलिए, वैसे तो क्वेश्चन के माध्यम से बहुत कुछ हो जाएगा क्लियर, लेकिन हम समझ लीजिए यहाँ पे। तो अब देखिए क्या होता है सीआरआर के अंदर, जब सीआरआर बढ़ जाएगा तो बैंकों के हाथ से पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा। ऑफ कोर्स आरबीआई ज्यादा पैसा बोलेगा ना, मेरे पास ज्यादा पैसा रखो। बैंक के पास कम पैसा बचा, कम पैसा बचा तो बैंक कम इन्वेस्टमेंट करेगा, बैंक कम लोन देगा। या फिर बैंक अब क्या करेगा, बैंक को कमाना है तो बैंक बोलेगा मेरा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो लोग बोलेंगे रुको भाई, थोड़े दिनों बाद लोन लेंगे, अभी रुको जरा सब्र करो, बैंक के इंटरेस्ट बढ़े हुए हैं अभी। तो लोग कम जाएंगे बैंक के पास लोन लेने के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है लोगों को, तो लोग कम जाएंगे अभी। ये सब तरीका अपनाया जाता है। अब इससे क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टाइट मनी पॉलिसी। क्या कहेंगे इसको, टाइट मनी पॉलिसी। मतलब आरबीआई ने पकड़ बना रखी है, आरबीआई ने पकड़ बना रखी है, कस के पकड़ रखा है बैंकों को, ठीक है। अगर सीआरआर उसने इसका अपोजिट भी सीख लो। सीआरआर अगर लूज कर दिया, उसने कम कर दिया, तो बैंक के हाथ में ज्यादा पैसा है। बैंक के हाथ में जब ज्यादा पैसा है तो बैंक ज्यादा लोन देगा, ज्यादा लोन देगा वो भी लेस इंटरेस्ट पे, मतलब लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में पहुंचेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। अब ये सब क्यों किया जाता है, देखिए ये वाला जो पॉलिसी जब सीआरआर को कम किया जाता है, इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारे कंट्री में कंजम्पशन को बढ़ाया जा सके। कंजम्पशन को बढ़ाया जाएगा तो उससे क्या होगा, ग्रोथ को बढ़ाया जाएगा। अभी देखो हर चीज डिमांड एंड सप्लाई पे फिक्स है, हर चीज डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। जब लोग डिमांड करेंगे तभी तो सप्लाई आएगी, तभी तो इंडस्ट्रीज उसको चीज को बनाएंगी। ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है, सीआरआर कम क्यों किया जाता है भैया, कि जिससे भाई हम लोग क्या करें, थोड़ा इन्फ्लेशन भी पुश करें। अब तुम देखो, ज्यादा अगर हमें ज्यादा महंगाई भी नहीं चाहिए, हमें 6% ज्यादा महंगाई भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें 4% से कम भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई कम हो गई तो भी हमारे लिए खराब बात है। तो होना चाहिए एक हमारा 4 से 6% के बीच का जो दायरा है वो मेंटेन रहना चाहिए। ये हमारा आरबीआई का टारगेट है। तो होपफुली आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हो। अगर आपसे पूछूं कि अगर सीआरआर बढ़ा दिया गया तो उसका इंप्लीकेशन क्या होगा, सीआरआर बढ़ेगा तो लेस मनी इन द मार्केट, और सीआरआर अगर कम होगा तो मोर मनी इन द मार्केट। रिलेट करिए उसको, बस ये सीआरआर का इंप्लीकेशन होता है। होपफुली आप इसको समझ में आ रहे होंगे। इसको अपने हिसाब से देखो, ये सब अपने हिसाब से लिखना होता है। तुम चाहोगे ना, अरे हमको लाइन में नोट्स दे दो, यार मैं नोट्स कितने भी दे दूं आपको याद कुछ नहीं रहेगा जब तक इसको अपने शब्दों में नहीं लिखोगे। जैसे एक लाइन बताता हूं मैं, इसको अपने शब्दों में लिखने का तरीका क्या है। मैं लिखता हूं अगर लेस मनी विथ बैंक डैश लेस इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। देखिए खुद रिलेट करिए इसको। व्हाई लेस मनी विथ बैंक, बिकॉज सीआरआर इज इंक्रीज्ड, ठीक है। इफ सीआरआर इज इंक्रीज्ड, लेस इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट, दैट लेड टू द कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है महंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहता है, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये देखिए ये सब टर्मिनोलॉजी हमें समझ में आनी चाहिए, इंटर रिलेशन समझ में आना चाहिए। होपफुली इस बात से आप एग्री कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं, एसएलआर पे समझते हैं। एसएलआर आपको क्या बताया मैंने, एसएलआर कैसे रखा जा सकता है। एसएलआर आप कैश में भी रख सकते हैं, एसएलआर आप गोल्ड लोन में भी रख सकते हैं, गोल्ड में भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एसएलआर आप कैसे रख सकते हो, दिमाग में रखो। अरे यार ये थोड़ा ना, देखो एसएलआर कैसे रखोगे आप। अब एसएलआर चाहो तो लिक्विड में भी रख सकते हो, लिक्विड फंड मतलब कैश में भी रख सकते हो उसको आप, ठीक है। आप चाहो तो आप उसको गोल्ड में भी रख सकते हो, आप चाहो तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी डाल सकते हो। ज्यादा करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लोग डाल देते हैं, मतलब गवर्नमेंट की बॉन्ड्स में लोग डाल देते हैं। या फिर आप स्टेट डेवलपमेंट लोन में डाल सकते हो, मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट अपने जब प्रोजेक्ट को लाती है ना, कोई पुल बनाना है, कहीं पे कुछ ब्रिजेस बनाना, सॉरी क्या बोलते हैं, कहीं पे कुछ इंडस्ट्री ओपन करना है, तो इस सब के अंदर पैसा डाल देते हैं। दैट इज सेफ एंड सिक्योर माना जाता है उसको, ठीक है। तो ये सब के अंदर पैसा वो डाल सकते हैं। तो क्या उसे इनकम मिल सकता है, यस, इससे वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। दे आर बाउंड टू डू सो। अब एसएलआर को भी कैसे, एसएलआर का भी वही इंप्लीकेशन है। अगर एसएलआर बढ़ा दिया, एसएलआर बढ़ा दिया तो एसएलआर बढ़ाएगा तो क्या होगा, बैंक के पास क्या होगा, बैंक के पास अगेन कम पैसा रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो मतलब एसएलआर बढ़ाएगा तो गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है ना। देखो यार गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करना तो सिक्योर है, लेकिन गवर्नमेंट में प्रॉफिट मेकिंग बहुत कम है।
सिक्योर बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत है, लेकिन क्या पता प्राइवेट के मुकाबले प्रॉफिट मेकिंग कम है, तो बैंक यहां पे प्रॉफिट मेकिंग के लिए बैठा है। सेफ्टी सिक्योरिटी तो क्या है साइड में, वो भी है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी फिर भी दूर की बात है, उन्हें पता है। तो यहां पे उन्हें पता है ना गवर्नमेंट की छत है हमारे पे, इसीलिए। तो यहां पे देखो, तो एसएलआर अगर बढ़ गया तो बैंक के पास कम पैसा, सेम कंसेप्ट वही सीआरआर जैसा, बैंक के पास कम पैसा, बैंक यहां पे इन्वेस्ट कम करेगा, बैंक जब इन्वेस्ट कम करेगा लोगों के हाथ में कम पैसा आएगा, लोगों के हाथ में कम पैसा आएगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे क्योंकि लोग फिर खर्चा कम करेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, ये तो बात हो गई। एसएलआर को अगर कम कर दिया, एसएलआर को कम कर दिया, बैंक के पास ज्यादा पैसा, बैंक उड़ाएगा पैसा, फिर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, जब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा लोग खर्चा बहुत करेंगे, लोग खर्चा बहुत करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो एक चीज अपने कहीं भी मस्तिष्क में ऐसे डाल लो, कहीं पे लिख लो, मोर मनी इन द मार्केट मोर इन्फ्लेशन, लेस मनी इन द मार्केट लेस इन्फ्लेशन। सब डिमांड सप्लाई है, ज्यादा पैसा रहेगा तुम खर्चा करोगे। तुम देखते हो ना दिवाली के टाइम पे खर्चे दबा के होते हैं, क्योंकि लोग ना बचा के रखते हैं, हमें उड़ाना है दिवाली में, अरे टीवी खरीदेंगे, घर को पूरा घर को रेनोवेट करेंगे, समझते हो ना इस बात को। कभी कभी आप दिवाली के टाइम पे कारीगर ढूंढने जाओ ना, तो जहां पे वो 200 रुपए लेता होगा ना, इस काम को 500 लेगा, उसे पता है तुमको कराना है। इस चीज को रिलेट करिए, सब चीजें होती हैं हमारे, तो यही होता है। अदरवाइज बाकी दिन पे जाओगे ना, वो ऐसे नल्ला बैठा होगा कहीं पे, मिलता हुआ कुछ नहीं करता हुआ मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप दिवाली के टाइम पे जाओगे ना, भैया बहुत डिमांड है, दिन भर काम करना पड़ता है हमें, तो आपका जो काम 200 का है वो 500 में करके जाएगा। होता है, बेसिक है, ये चीज होती है। अगेन वही डिमांड सप्लाई है, समझ में आ रही बात आपको। तो एसएलआर भी उसी तरीके से, एसएलआर सीआरआर वही है। अब एक क्वेश्चन नहीं आता है, पूरा समझ लो, भागना मत यहां पे। एक होता है डियर मनी पॉलिसी। अच्छा, डियर मनी पॉलिसी क्या होता है? डियर मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी क्या होती है? डियर मनी पॉलिसी और टाइट मनी पॉलिसी एक ही होती है, जहां पे आरबीआई बैंकों पे कंट्रोल करता है, मतलब आरबीआई सीआरआर को भी बढ़ा रहा है और आरबीआई एसएलआर को भी बढ़ा रहा है, मतलब बैंकों को रोक रहा है इन्वेस्ट करने से। दैट इज कॉल्ड डियर मनी पॉलिसी और द टाइट मनी पॉलिसी। और लूज मनी पॉलिसी क्या होती है? लूज मनी पॉलिसी क्या होती है, या चीप मनी पॉलिसी क्या होती है, जिसमें आरबीआई अलाउ कर रहा है बैंकों को ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब सीआरआर को घटा रहा है और एसएलआर को भी घटा रहा है। तो होपफुली अब इस चीज को आप समझ गए होंगे सीआरआर और एसएलआर का क्या इंप्लीकेशन होता है। और ये दोनों कौन से टूल है? ये दोनों क्वांटिटेटिव टूल है, क्वांटिटेटिव टूल है। होपफुली इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, और एक और बात दिमाग में रखेंगे कि एसएलआर जो है वो बैंकों के पास, बैंकों को बोला जाता है रखने के लिए, लेकिन एसएलआर में जो अमाउंट है दे कैन इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सो दैट दे कैन गेट एटलीस्ट कुछ तो इंटरेस्ट उसके ऊपर मिले। खाली रखने से अच्छा है कि इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन क्या वो प्राइवेट में इन्वेस्ट कर सकते? क्या नहीं, प्राइवेट वाले फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दे हैव टू इन्वेस्ट ओनली इन द गवर्नमेंट फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए, होपफुली आप इस बात को समझे होंगे। अब जरा एक तुमको एक टेबल बना के देता हूं सीआरआर और एसएलआर का। अब इसके बाहर मुझे लगता है कि तुमको सीआरआर और एसएलआर में कोई डाउट आएगा। हो जा भाई, चलो देखो, पहला भैया सीआरआर के अंदर और दूसरा लिखो एसएलआर के अंदर। अच्छा, सीआरआर किसके पास रखा जाएगा? आरबीआई के पास, तुम्हारे पापा के पास, ठीक है। और एसएलआर किसके पास रखा जाएगा? बैंक खुद के पास रख सकता है, ठीक है। सीआरआर में उन्हें कुछ मिल रहा है क्या? उन्हें 0% मिल रहा है, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट मिल रहा है। एसएलआर में यस, उन्हें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल सकता है, जैसे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जब इन्वेस्ट करेंगे तो यस उन्हें मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, सीआरआर किस में रख सकते हैं? कैश में रख सकते हैं। एसएलआर किस में रख सकते हैं? कैश में भी रख सकते हैं, बॉन्ड में भी रख सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसको जीसेक कहते हैं वहां पे रख सकते हैं, और स्टेट डेवलपमेंट जो बॉन्ड्स होते हैं वहां पे भी डाल सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सब चीजें एसआरआर के अंदर की जा सकती है। यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको फंड कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। आपको सीआरआर के अंदर पैसा जो है वो आरबीआई रिजर्व करके रख लेता है, उसके ऊपर कोई आपको ऊपर से कमीशन कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर मैं बोलूं कि एसएलआर इज लेस, एसएलआर कम है, तो क्या बोलोगे? मार्केट में इन्फ्लेशन है। कैसे? क्योंकि एसएलआर अगर लेस है तो मोर मनी विद बैंक, मोर मनी विद बैंक, मोर मनी विद पीपल, मोर मनी विद पीपल, इन्फ्लेशन। रिलेट करो, ऐसा ठक 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 दिमाग में आना चाहिए। अगर बोलो एसएलआर मोर है, एसएलआर ज्यादा है, मतलब बैंक के पास कम पैसा है, बैंक के पास कम पैसा है तो लेस मनी विद पीपल, क्योंकि लोगों को पैसा नहीं देगा, वो लोगों को पैसा नहीं देगा तो लेस इन्फ्लेशन। होपफुली इस बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। एसएलआर और सीआरआर आपके दिमाग में, जहन में उतर जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन तो करोगे तो तुमको, अभी देखिए क्यों बता रहा हूं इतना मैं चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि जब क्वेश्चन करने के लिए आपको लेके जाऊं ना तो समझो कि बहुत आसानी से चीजें हो जाए, कुछ भी आपको रुकना ना पड़े, सीधा कंसेप्ट रिलेट कर पाओ, इसीलिए इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं मैं। चलिए आपको कुछ टर्म समझा देता हूं। व्हाट इज कॉल्ड फीट मनी? फीट मनी क्या होता है? या नहीं सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, फीट मनी ऐसे लिखते हैं। फीट मनी क्या होता है? फीट मनी ये होता है जैसे आपका कागज का टुकड़ा,
अगर इस कागज के टुकड़े पे अगर आरबीआई गवर्नर की साइन ना हो तो इस कागज के टुकड़े का कोई महत्व नहीं है। एक करेंसी 1 रुपए की जिसके ऊपर आरबीआई के कुछ सिग्नेचर, आरबीआई के सब नाम जो चीजें हैं यहाँ पे ना हो तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब है अपनी जो करेंसी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड फीट मनी। आई थिंक इसको आपको मैंने कल समझा दिया था, सोचा आप वापस बता दो, ये थोड़ा हमारा दिमाग में चलते रहना चाहिए। चलिए अब यहां पे अब आते हैं हम लोग बैंक रेट पे। कौन सा रेट? बैंक रेट। एसएलआर सीआरआर होपफुली आप कवर हो गया होगा। बैंक रेट की बात करते हैं। देखिए बैंक रेट वो रेट है जिससे आरबीआई किसको लोन दे रहा है? लोन दे रहा है। किसको दे रहा है? कमर्शियल बैंक को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है। ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। अच्छा, लोन तो दे रहा है मान लिए हम, लेकिन यहां पे कितने दिन के लिए लोन दे रहा है? तो देखिए ये लोन देता है, मिनिमम ड्यूरेशन यहां पे कितनी है? यहां पे मिनिमम ड्यूरेशन होती है 28 दिन के लिए। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म का लोन। कितने दिन का भैया? यहां पे लॉन्ग टर्म का लोन होता है। ठीक है, अच्छा अब बैंक रेट अगर बढ़ा दिया, आरबीआई ने बोला हम बैंक रेट बढ़ा रहे हैं, सोच के देखिए बैंक रेट बढ़ा रहे हैं तो क्या बैंक लोन लेंगे आरबीआई से? तो देखिए ऑल्दो उन्हें सबसे सिक्योर तो आरबीआई पड़ता है। ठीक है, तो बैंक अगर लोन लेते हैं आरबीआई के थ्रू, अगर बैंक रेट बढ़ गया है तो मुझे बताइए बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा कि कम करेगा? क्योंकि उससे पहले आरबीआई 10% पे लोन देता था, अब आरबीआई उसे 11% पे लोन देगा। तो जो 11% वाला लोन लेगा बैंक, तो बोलेगा ना कि यार मैं अपना लोन 12% पे दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि बैंक रेट अगर बढ़ेगा तो अपना जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। जब वो भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोग लोन लेना पसंद नहीं करेंगे, लोग वेट करेंगे कुछ दिनों का, जो भी 1-2 महीना जो भी रहेगा, 2 महीने तक तो वेट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मनी का रेगुलेशन थोड़ा चेंज होगा, टाइट मनी पॉलिसी होगी। अगेन इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए मतलब इन्फ्लेशन को थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि बैंक अगर थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो लोग उस टाइम पे लोन लेना कम कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लेना कम कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट अगर कम करेंगे तो वही लोगों क्या मतलब वही मार्केट में पैसा कम जाएगा, मार्केट में जब कम पैसा जाएगा तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन को हम रोक सकते हैं। अगर बैंक रेट को यहां पे कम कर दिया तो जो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, अरे फटाफट उठा के पैसा लाओ आरबीआई से पैसा लाएंगे तो क्या होगा? मोर मनी इन द मार्केट, मोर इन्फ्लेशन, कंजम्पशन बढ़ेगा। तो हर जगह वही रिलेशन है, बस हमें समझना है कि पैसा कब मार्केट में आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। बैंक के हाथ में पैसा आएगा तो बैंक यहां पे उस पैसे को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा ना। सो दैट इज कॉल्ड कि बैंक के पास जब पैसा आएगा तो बैंक उसे चाहेगा बाहर भेजो, निकालो यहां से, जितना जाओ उतना मार्केट में डाल दो। इसलिए तो आपको पहली कंडीशन पढ़ाए थे ना, क्रेडिट रेशनिंग, बैंकों पे भी लगाम लगानी पड़ती है। तो आरबीआई हर टाइम बोलता है तुमने कहां पैसा डाला, कितना डाला, ये सब चीजें उनसे कीप इन चेक, उनको ध्यान में रखता है। चलो बैंक रेट के ऊपर क्वेश्चन है क्या आएगा? बैंक रेट इज फॉर द लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए, 28 दिन के लिए, मिनिमम 28 दिन के लिए, सॉरी मिनिमम नहीं, माय मिस्टेक, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 28 दिन के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म यही होता है वहां पे। चलिए, तो बैंक रेट। अब एक आता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ये तो तुम लोग बोलोगे अरे भाई ये तो हम बचपन से यही सुने, जब इकोनॉमिक्स पढ़े ना तो यही सीखे कि बैंक रेट रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। चलिए, इसके लिए एक टर्म है वो भी लिख लो। ये जो बैंक रेट जो अपना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात चिल्ला के कर रहा हूं ना मैं, इसके लिए एक टर्म है, उसको बोलते हैं LAF। बोलेगी ये कौन सी चीज है? इसका नाम होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या होते हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसी के दो कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट है, एक है RR और एक है RRR। RR का मतलब क्या होता है? रेपो रेट। इसका मतलब होता है रिवर्स रेपो रेट। समझे? अगर पूछा जाए कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इज अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ द आरबीआई, तो तुम बोला नहीं क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। समझे आप? क्वालिटेटिव के अंदर नहीं आता है। क्वालिटेटिव क्या होता है? क्रेडिट रेशनिंग होता है, मॉरल एसोसिएशन होता है, डायरेक्ट एक्शन होता है, ठीक है, मार्जिनल क्या बोलते हैं, वेरिएशंस होते हैं, वो होते हैं यहाँ पे क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल क्या होता है? सीआरआर होता है, एसएलआर होता है, बैंक रेट होता है, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज, इसके दो कंपोनेंट है, आरआर और ट्रिपल आर। आरआर मतलब रिवर्स रेपो रेट और ट्रिपल आर मतलब रिवर्स रेपो रेट। होपफुली इस चीज को ऐसे रिलेट करते चलिए, ठीक है। अब देखिए पहले आरआर को समझते हैं। आरआर मतलब रेपो रेट। अच्छा,
आरआर मतलब रेपो रेट के थ्रू क्या होगा, एक कमर्शियल बैंक किससे लोन लेगा, आरबीआई से लोन लेगा। अच्छा अब खुद सोच के देखो, कितने ड्यूरेशन के लिए भाई, शॉर्ट टर्म के लिए, 1 2 दिन मैक्सिमम हफ्ता 14 दिन, इससे ऊपर नहीं, ठीक है, ज्यादा बोल दिया हम तो, थोड़े टाइम के लिए पैसे लेगा इससे आरबीआई से। तो अगर आरबीआई आरआर को बढ़ा दे तो बैंक क्या करेगा, बैंक कम पैसे लेगा, क्योंकि रेट बढ़ा है ना, बैंक कम पैसे लेगा। जब बैंक कम पैसे लेगा तो इन्वेस्ट कम करेगा तो लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, इन्फ्लेशन कीप इन चेक। सिंपल सी बात है, इसी चीज को ऐसे रिलेट करते हैं। अगर आरआर को कम कर दिया तो कमर्शियल लाइन लगा देंगे, ये चलो बैंक ऑफ बड़ौदा आगे बढ़ो, एसबीआई पीछे अटका हुआ है, कोई बंधन बैंक पीछे अटका हुआ है, एचडीएफसी पीछे, अरे आगे बढ़ो हमको भी लोन लेना। आरबीआई ने आरआर को कम किया है, मतलब दे वांट मोर मनी फ्रॉम द आरबीआई। समझ में आ गई बात आपको, जब आरबीआई से ज्यादा पैसा लेने के लिए वो रेडी बैठे हैं तो फिर वो उड़ाएंगे भी तो पैसा, जब पैसा उड़ाएंगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग उसको अगेन इन्वेस्ट करेंगे हर जगह पे। तो इस तरह से हम रिलेट करते हैं। अच्छा ये तो हो गया आपको। अब यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, देखिए अब इसको थोड़ा दिमाग में रखना है आपको कि रिवर्स रेपो रेट के केस में आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है, यहां पे पैसा उनको वो दे रहा था, यहां पे पैसा उनसे वो ले रहा है, मतलब एक तरह से लोन लेता है उनसे भी, फोकट का कुछ नहीं है, यहां पे सब एक दूसरे को इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, लेकिन अब पैसा ले रहा है। तो देखिए कैसे होता है। अब रिवर्स रेपो रेट के अंदर अभी बैंक आरबीआई के पास पैसा क्यों रखना चाहेगा, जब रिवर्स रेपो रेट का प्राइस बढ़ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट का जब प्राइस बढ़ जाएगा तो बैंक बोलेगा मैं किसी भी कंपनी कहीं पे भी देने से अच्छा मैं अपने पिताजी को दे दूं ना, पिताजी तो सेफ रखेंगे भाई, कमर्शियल बैंक का पिताजी कौन है, आरबीआई, तो बोले आरबीआई को पैसा दे देंगे, आरबीआई सेफ रखेगा, सबसे सेफ तो आरबीआई, हमारा माई बाप वही है। तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो कमर्शियल बैंक क्या बढ़ेगा, आरबीआई सर पापा लो पैसा लो, संभाल के रखो इसको, बोले कितने दिन, अरे 1 2 दिन नहीं 14 दिन रखो, तुम सबसे ज्यादा दिन रखो इसको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम सबसे सुरक्षित रखोगे। मतलब बैंक अपना पैसा इनको दे देगा, जब बैंक अपना पैसा इनको दे देगा तो क्या होगा, बैंक के पास कम पैसा बचा, तो बैंक इन्वेस्टमेंट कम करेगा, बैंक बोलेगा ये इन्वेस्टमेंट साइड करो, हमारे पापा के पास पैसा है, सेफ है, मतलब उसमें इंटरेस्ट भी अच्छा दे रहे हैं वो, कभी कभी तो उनकी मतलब क्या बोलते हैं, ईद का चाँद आता है उनके उस पे, कभी तो अभी तो इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे तो ले लें, तो थोड़ा इंटरेस्ट हमें ज्यादा। तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो मार्केट में कम पैसा रहेगा, मतलब बैंकों के पास कम पैसा रहेगा, बिकॉज बैंक वही बताया ना आपको, बैंक आरबीआई को देना पसंद करेंगे। और अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, बैंक के पास ज्यादा पैसा है, बैंक बोले हट आरबीआई को कौन दे, चुपचाप से कहीं और इन्वेस्ट करो, इनको तो पैसा क्या बोलते कभी इंटरेस्ट हमें देते ही नहीं है ढंग का। तो बैंक कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा, बैंक चाहेगा भाई अंबानी जी के फैक्ट्री में इन्वेस्ट करो, कहीं और इन्वेस्ट करो जिससे पैसा ज्यादा मिले, ठीक है। तो अब देखो तुम बोलोगे यहाँ पे इसको प्लीज रटने मत लगना, ये बहुत कंसेप्चुअल चीज है, इससे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है, बाकी चीज आपको अगर मैं आपको याद दिलाऊं, थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा रिकैप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर रिकैप नहीं करेंगे तो चीजें भूल जाएंगे। मुझे लगा था यार मैं समझा दूंगा, लेकिन बहुत लंबा टाइम खींचेगा, कोई बात नहीं, अभी इसमें समझाऊंगा ये अच्छे से आप लोगों को। पहले देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्वालिटेटिव टूल पढ़ा। क्वालिटेटिव टूल के अंदर क्या था, 4 चीज थी, कौन सा था भैया, क्रेडिट रेशनिंग था, जैसे आरबीआई बताता कि आपको कहां कहां लोन देना है। उसके बाद उसके अंदर क्या था, उनको मॉरल एसोसिएशन था, जब वो बात ना माने तो उनको प्यार से बोलो, डायरेक्ट एक्शन करो, उनका लाइसेंस कैंसिल कर दो। और चौथा था कि उनको मार्जिनल फैसिलिटी, मतलब चेंजेस, मतलब मार्जिनल वेरिएशन, सो दैट द मोर पीपल विल अट्रैक्ट, ये सब चीजें करता है। क्वांटिटेटिव में हमने क्या सीखा, सीआरआर और एसएलआर सीखा। सीआरआर कैश में रखा जाएगा, आरबीआई के पास रखा जाएगा। एसएलआर यू कैन इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट बॉन्ड, यू कैन इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यू कैन इन्वेस्ट इन द गोल्ड, मतलब जो गवर्नमेंट के ही है बेसिकली, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और जिससे आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। सीआरआर के ऊपर आपको 0 इंटरेस्ट मिलता है, बिकॉज वो आरबीआई के पास कैश में रहता है। चलिए, और फिर हमने पढ़ा बैंक रेट के बारे में। बैंक रेट क्या होता है, आरबीआई ही लोन देता है टू द शेड्यूल बैंक, लेकिन बैंक रेट इज फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर द 28 डेज, मैक्सिमम 28 डेज, ठीक है। अब देखो बैंक रेट हमें देखने को मिलता है कि थोड़ा सा तो एज कंपेयर टू, अभी भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बैंक रेट के कंपेयर जो रेपो रेट होते हैं, ठीक है, जो रेपो रेट होते हैं, आपको क्या देखने को मिलता है, बैंक रेट कम रहेगा कि रेपो रेट कम रहेगा। देखो बैंक रेट हमेशा आपको कम रहेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, इसीलिए, ठीक है। चलो उसके ऊपर नहीं जाना अभी, उस पर मत इतना चिंता मत करिए, वो बाद में समझा दूंगा आपको। चलिए अब आता है भाई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की।
ये दोनों किसके पार्ट है? ये दोनों है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के दोनों पार्ट हैं। और जो इसका रिकमेंडेशन कहां से आया था, ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का जो रिकमेंडेशन था, ये 1998 में आया था बाय द नरसिम्हन कमेटी। अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि नरसिम्हन कमेटी किससे रिलेटेड है? नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। आपको याद आना चाहिए कि मैंने आरआरबी पढ़ा रखा है आप लोगों को, रीजनल रूरल बैंक, जो कि 1975 में सेटअप हुआ था। उसका रिकमेंडेशन किसने दिया था? नरसिम्हन कमेटी 1 ने दिया था। नरसिम्हन कमेटी 2 की बात हो रही है। दोनों मतलब नरसिम्हन कमेटी 1 2 मतलब सेम पर्सन है, लेकिन यहां पे दोनों बैंकिंग रिफॉर्म से ही एसोसिएटेड है। यहां पे होपफुली इस बात को आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तब देखिए इसके दो पार्ट है, एक है आरआर और एक है ट्रिपल आर। अब यही समझाया मैंने आपको। अब आखिरकार दोनों से हम मनी का इन्फ्लक्स मार्केट में रिड्यूस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यही एक तरीके हैं इन्फ्लेशन को यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू चेक करने के लिए। ठीक है, मेन आपको दिमाग में टर्म्स भी रहने चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और जो बताना था, मैं भूल गया, मेरी गलती है। देखो, रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट के अंदर क्या एक कोलेट्रल फ्री लोन है? तो पहली बात, इट इज नॉट अ कोलेट्रल फ्री लोन। ये किसी भी तरीके से कोलेट्रल फ्री लोन नहीं है। यहां पे क्या होता है कि जब आरबीआई, जब समझ लो यहां पे आरआर का एग्जांपल लेते हैं, रेपो रेट। रेपो रेट में क्या होता है? आरबीआई लोन देता है। रेपो रेट में क्या होता है? आरबीआई लोन दे रहा है ना, किसको दे रहा है? आरबीआई पैसे दे रहा है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो जब आरबीआई लोन देगा कमर्शियल बैंक को, तो इनके बदले कुछ तो मांगेगा ना इनसे। तो इनके बदले क्या मांगता है वो? इनके बदले मांगता है कोलेट्रल। तो कोलेट्रल में लोग क्या देते हैं? ये लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देते हैं कि चलो हम आपसे 1 लाख रुपए ले रहे हैं, तो 1 लाख के बदले गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले लो, आप रख लो अपने पास। जब हम आपको 1 लाख देंगे तो उसके बदले हमें रिटर्न कर देना। सिंपल सी बात है। तो दिमाग में भी रखिए कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इज नॉट द कोलेट्रल फ्री लोन, दे आर द कोलेट्रल लोन्स। उसके बदले आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है यहाँ पे। लेकिन बैंक रेट की जब हम बात करते हैं तो बैंक रेट इज अ कोलेट्रल फ्री लोन। बैंक रेट क्या होता है? इट्स अ कोलेट्रल फ्री लोन, जो 28 दिन के लिए, मैक्सिमम ड्यूरेशन 28 दिन के लिए दिया जाता है। इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि बैंक रेट हमेशा हाई मिलेगा आपको। सॉरी, बैंक रेट हाई मिलेगा क्योंकि यहां पे कोलेट्रल फ्री नहीं है, कोलेट्रल फ्री है। मतलब इसका मतलब यहां पे आपको ज्यादा पैसे रिटर्न में देने पड़ते हैं आरबीआई को। मतलब इंटरेस्ट रेट हमेशा हाई मिलता है आपको बैंक रेट का, क्योंकि यहां पे कोलेट्रल फ्री है। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है इसके साथ ही। चलिए, अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का होपफुली आप कांसेप्ट समझ गए। मेन इसका इंप्लीकेशन हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और चीज यहाँ पे, एक होता है भाई ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या बोला मैंने? लास्ट वाला चीज है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये समझा देता हूं, फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज कराने की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर मालूम क्या होता है? आरबीआई यहां पे क्या करता है? आरबीआई करता है आरबीआई यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है। आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदता है। अब सुनिए जरा, समझिए, बहुत दिमाग से समझिए इस चीज को। बैंक अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखते हैं, क्योंकि बैंकों ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रखा है। गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा तो पेपर तो संभाल के रखना पड़ेगा ना। वो सिक्योरिटी में तो पेपर्स होते हैं बेसिकली। जैसे आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, गवर्नमेंट ने बोला आपको 5 साल बाद मैं 20 लाख 30 लाख जो भी दूंगा उस पैसे के इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो पेपर तो संभाल के रखना पड़ेगा ना आपको। उसी पेपर की तो वैल्यू है वहां पे। तो आरबीआई क्या करता है कि अब आरबीआई को पैसे अगर मार्केट में देने हैं, आरबीआई को पैसे अगर मार्केट में देने हैं, क्योंकि आरबीआई रेगुलेट कर रहा है सब चीज, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई यहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगा मतलब जब आरबीआई परचेज करेगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसने खरीद लिया बैंक से, तो आरबीआई क्या करेगा? पैसे देगा उनको। जब उनके हाथ में पैसे आएंगे वो इन्वेस्ट करेंगे। और अगर उसे पैसे निकालने हैं मार्केट से, मतलब अपने पास लेने हैं, बैंकों से पैसे अपने पास लेने हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा। जब बेचेगा तो बैंक क्या करेंगे? पैसे आरबीआई को देंगे, तो बैंकों के हाथ से पैसा जाएगा। तो इसी तरह से समझना है। देखो, इस चीज को, पूरे कंसेप्ट को, मॉनेटरी पॉलिसी को समझने का एक ही तरीका है। अगर बैंक के पास पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अगर बैंक के पास पैसा घटेगा, इन्वेस्टमेंट घटेगा। यही बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसको समझने का। इसी तरीके से समझना है आपको। आप खुद थोड़े बेसिक दिमाग को अपना चलाइए, और इतना दिमाग में रखिए, अगर आपको बोलूं मैं कि अभी आप खुद दिमाग चलाते रहना आपका, अगर बोलूं मैं आपको कि आरआर बढ़ गया है, आरआर मतलब रेपो रेट बढ़ गया है, जब रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्या यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो बैंक भी तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। जब बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा तो क्या होगा? लोग कम पैसा जाएंगे लेने के लिए बैंक से। जब लोग कम पैसा जाएंगे बैंक से लेने के लिए, तो क्या होगा कि मार्केट में कम पैसा जाएगा। मार्केट में जब कम पैसा जाएगा तो हमें देखने को मिलेगा कि कंजम्पशन कंट्रोल में आ रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है। यही सब चीजें हैं।
सोचिए, ये सब के ऊपर सोचिए जरा, ये रटना नहीं है, इसको अपनी लिस्ट बनाइए, अपने हिसाब से लिखिए इसको, हर एक टर्म को, ठीक है, तभी जाके आप समझ में आएंगे। अच्छा चलो, ये तो हो गया 6 टर्म्स आपको समझा दिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। अभी देखो क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब एक चीज और अब बता देता हूं आपको मैं, ठीक है, क्योंकि लगता है मुझे कि क्वेश्चन आराम से आपको मैं अगले क्लास में बनाऊंगा, क्योंकि 45 मिनट हो गया और आजकल मुझे लिटरली डर बात किस बात का लगता है मालूम है, कभी कभी खुद ब खुद ये अपने ऑफ हो जाता है, पता नहीं ये रिकॉर्डिंग, बहुत डर लगता है मेरे को। 2-3 बार ऐसा हो गया 50-50 मिनट के आसपास खुद जाके बंद हो गया मेरे को। आजकल उसे छोटे वीडियो ही बनाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन, एक चीज और बता देता हूं मैं। एक होता है DSIB। तो बोलोगे DSIB क्या है? हमने तो SBI सुना है। DSIB क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। मतलब वैसे ही बैंक जो कि मतलब सरकार के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनता के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जनता का बहुत ज़्यादा पैसा इसके अंदर है। बोले कि कैसे? भैया SBI ले लो, HDFC ले लो, ICICI ले लो। एक बार शाहरुख खान ऐड करता था, भारत का सबसे सेकंड बेस्ट बैंक ICICI। देखो इनमें पैसा अच्छा खासा लोगों का है, तो सरकार भी चाहती है कि बैंक कभी डूबे ना। होपफुली इस बात को आप समझेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, सो दीज आर द बैंक्स। और आपको मैंने जब NBFC पढ़ाया था तो NBFC के अंदर बताया था देयर आर सर्टन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFCs ऑल्सो, जिनके 500 करोड़ से ज्यादा का एसेट है। दे आर द इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट एज वेल, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल एज वेल, ठीक है। होपफुली इस बात को आप समझेंगे। एक छोटा सा एक और चीज आपको बता देना चाहता हूं, होपफुली आपको का एक रिकैप हो जाएगा, आपका एक रिवीजन हो जाएगा अगर मेरे साथ आप बने हैं तो, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैंक एंड द NBFC। तो देखिए NBFC किसके अंडर रजिस्टर्ड है? NBFC है 1956 कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर है। NBFC को अलग अलग रेगुलेटर है, यहाँ पे डिफरेंट रेगुलेटर हैं, एक कोई भी रेगुलेटर नहीं है। उनको बैंकिंग लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। क्या वो चेक इशू करते हैं? दे कांट इशू द चेक। क्या वो FD एक्सेप्ट कर सकते हैं? यस, दे कैन एक्सेप्ट द FD ओनली, ठीक है। जो टाइम डिपॉजिट जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? टाइम डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। क्या वो लोग सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं? नहीं, दे कांट टेक द डिमांड डिपॉजिट। मतलब जो सेविंग अकाउंट अपने हिसाब से आप लोग जो बोलते हैं ना, पैसा जमा कर दो 10,000 20,000 30,000 1 लाख जो भी करते हो आप, जो आप कभी भी यूज कर सकते हो, वो वैसा पैसा वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते। क्या वो चेक इशू करते हैं? बिल्कुल भी चेक इशू नहीं करते हैं, ठीक है। क्या वो लोग यहाँ पे इंश्योरेंस फैसिलिटी देते हैं आपको, जिसको हम बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो एक RBI की एक सब्सिडरी है, कि उसके थ्रू क्या इंश्योरेंस मिलता है? बिल्कुल कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता उसके थ्रू। यहाँ पे वो बैंक देती है, बस 5 लाख तक का इंश्योरेंस आपको देती है बैंक, बाकी यहाँ पे NBFC कोई इंश्योरेंस नहीं देते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। और बैंकों को RBI रेगुलेट करता है, वेयर एज, इसलिए RBI को हम क्या कहते हैं? बैंकर्स बैंक कहते हैं। ये भी कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, RBI को कहते हैं। मतलब कुछ भी नहीं होगा तो RBI तो है, उनका पापा जी हैं बचाने के लिए। RBI इज कॉल्ड फादर ऑफ द बैंक, सिंपल सी बात है, दिमाग में रखो ऐसे। तो देखो अब RBI की सारी चीजें मैंने मॉनेटरी पॉलिसी आपको समझा दी है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब जितने क्वेश्चंस हैं सारे अगले वीडियो में समझा दूंगा, लिटरली इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा, इस बात तो आप लिख लो। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, थोड़ी देर में आ जाएगी वीडियो। ये पूरा कंटेंट बनाने में लिटरली आज सुबह से लगा हुआ था मैं, और जान चली गई बनाने में, सब निकाल के देखना कौन सा डालना है, क्या करना है। और ऊपर से गलती से बाहर चला गया मैं, धूप लग गई, मतलब ठीक है आराम से शाम में बनाते वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।